नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 2 अक्टूबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, हमारे ये पेड ग्रुप्स हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इन 2 नंबर्स पे कॉल करना होगा 8564880530 9696060890 पर, ठीक। और हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं उस पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे आप ये फ्री चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे हमारे नोटिफिकेशंस और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में आपको यहाँ पे दी जाती हैं। हमारे जो टॉपिक्स आज के हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो ये वाले हैं। पीएम पोषण स्कीम, ठीक, मिड डे मील स्कीम का नाम अब क्या हो गया है, पीएम पोषण स्कीम। इसके बारे में क्या न्यूज़ है देखेंगे। डीजी सक्षम यानी कि डिजिटल उसमें कैपेबल होना। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये इसका जो है फिर से वापस आ गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में डिबेट क्यों आया है देखेंगे। प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे जल जीवन मिशन ऐप, मोबाइल ऐप, और राष्ट्रीय जल जीवन कोष, ठीक। और एंटी मलेरियल, ठीक है ना, एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस, दवा प्रतिरोधक, यानी कि जो मलेरिया के लिए दवा थी अब वो दवा काम नहीं कर रही है, रेजिस्टेंट हो गई है। जो भी इससे संबंधित जो डिजीज पैदा करने वाले जो जीवाणु थे वो रेजिस्टेंट हो गए। इसकी जो दवा थी, जैसे पहले क्लोरोक्विन थी और अब जो है आर्टेमिसिनिन करके एक है, उससे भी रेजिस्टेंस हो गए हैं आपके जो ये फैल्सीपेरम और विवैक्स वाले जो होते हैं मलेरियल जो जीवाणु हैं वो, ठीक। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, देखेंगे पूरा विस्तार से। सबको मालूम है कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, गांधी जी का बर्थडे होता है, लेकिन साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है आज। और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है, जिसको हम लोग अहिंसा दिवस भी कहते हैं, ठीक। अगला पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री पोषण योजना, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक। कैबिनेट कमिटी संबंधित जो भी एक पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च कर सकते हैं कैबिनेट कमेटी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यूट्यूब पे जाकर मिल जाएगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि चेयर किया जाता है, हेड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने कहा है कि चलो ठीक है, अप्रूव करते हैं कि नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल जो चल रही थी स्कीम वो 5 साल और चलेगी, 21 से लेके 25-26 तक। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है करीबन 54,000 करोड़ रुपया देगी और स्टेट गवर्नमेंट इसमें 31,000 करोड़ रुपया देगी, ठीक। पीएम पोषण स्कीम जो है उसमें वही चीज़ें जो पहले मिड डे मील स्कीम में होता था, उसी का नाम इसको चेंज कर दिया गया यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि भैया एक जो है हॉट कुक्ड मील दिया जाता है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, ठीक। समझ में आ रही बात कि एक बार दिन में जो है गरम जो है कुक्ड पका हुआ खाना दिया जाएगा जो है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित स्कूल जो होते हैं उनमें 2021-22 से लेके 25-26 तक। समझ में आ गई बात। कौन कौन से क्लासेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके 1 से लेके 8 जो है क्लासेस तक के जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल हैं वो सभी होते हैं इसमें। पहले इसका नाम क्या था, नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील स्कूल, मिड डे मील इन स्कूल्स, ठीक, मिड डे मील स्कीम बोलते थे इसे। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें फूड ग्रेन्स के लिए, यानी कि आपके खाद्यान्न के लिए जो है अलग से 45,000 करोड़ रुपए देंगे। तो टोटल 1,30,794 करोड़ रुपए का इसमें जो है आपका बजट दिया जा रहा है, आवंटित किया जा रहा है। हाईलाइट अगर देखें इस डिसीजन का कि किस तरीके से ये जो दक्षता है और जो प्रभावशीलता है उसको जो है बढ़ाएगी, सुधार करेगी, तो इसमें देखिए एक तो ये है स्कीम को भी प्रपोजल दिया जा रहा है, प्रस्ताव दिया जा रहा है कि अब जो है जो स्टूडेंट आपके प्री प्राइमरी या फिर बाल वाटिकाज में पढ़ते हैं गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है समर्थित जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको भी जोड़ा जाएगा,
ठीक, पहले तो करीबन 12 करोड़ बच्चे थे ही एलिमेंट्री क्लासेस, वो तो है ही है, साथ ही बाल वाटिका या फिर प्री प्राइमरी वाले भी इनमें आ जाएंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है तिथि भोजन का। तिथि भोजन कुछ नहीं है, सिंपल चीज है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम होता है, यानी कि पूरा सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होता है। इसमें जब फेस्टिवल या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो स्पेशल फूड बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, जैसे गांधी जयंती है तो मान लीजिए गांधी जयंती के दिन जो है कुछ स्पेशल खाना बन रहा है, तिथि भोजन। ठीक, ये ध्यान रखना, कुछ कुछ नए चीजें हैं तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, जिसमें कि बच्चे जो है खुद से पहली बार उनको जो एक्सपीरियंस मिलेगा गार्डनिंग का, नेचर का, और इस गार्डन जो है ये न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, इसमें वेजिटेबल्स ये सारे उगाए जाएंगे जो कि बच्चों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक एडिशनल जो है स्रोत होगा। ठीक, और इसमें स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन में जो है ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं 3 लाख स्कूलों से ज़्यादा में। ठीक, अगला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल ऑडिट इसमें होगा। सोशल ऑडिट समझते हो, जैसे मान लीजिए कोई स्कीम चल रही है, जैसे वाली स्कीम है। ठीक, तो स्कीम का जो है करने वाले भी गवर्नमेंट के लोग, और उसका मान लीजिए कोई समीक्षा होनी तो वो भी गवर्नमेंट के लोग। लेकिन सोशल ऑडिट में थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। सोशल ऑडिट में ये होता है कि जो स्कीम चल रही है उसके जो लाभार्थी हैं, जो लोग एलिजिबल लोग हैं उसमें, वो लाभार्थी भी जब जो है जो भी मतलब मान लीजिए रॉ मटेरियल आ रहा है, जो भी आ रही चीज़ें, वहाँ से लेके उस स्कीम की समीक्षा तक सोशल, यानी कि जो लाभार्थी जो है, पब्लिक जो है, वो भी एक उसमें हिस्सेदार होती है, और दोनों लोग मिलकर जो है उसकी समीक्षा करते हैं और फिर ये देखते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं खाली पैसा ही खर्चा हुआ है, जिस आउटकम के लिए जो है, जिस आउटकम के उद्देश्य के लिए स्कीम लाई गई थी उस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो सोशल ऑडिट इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेक्शन 10 मुझे जहां तक याद आ रहा है, मनरेगा एक्ट में भी सोशल ऑडिट का प्रावधान है, अगर लीगली देखा है तो इसमें भी मैंडेटरी कर दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। स्पेशल प्रोविजन अगर देखा है तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा चिल्ड्रन को। कौन सी आकांक्षी जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट जहां पर ज़्यादा प्रिवलेंस है अनीमिया का। एनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है, तो वहां पे तो स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा कि अलग से ज़्यादा न्यूट्रिशन आइटम्स जो है, सप्लीमेंट्री आइटम्स चिल्ड्रंस को दिए जाए। कुकिंग कंपटीशन भी होगा। ठीक, विलेज लेवल पे वहाँ के लोकली स्थानीय जो वेजिटेबल्स हैं उनके जो है एक अलग से, जो अलग अलग जगह पे होता है ना, जैसे बाटी चोखा हो गया, अलग हो गया अपनी जो है अपना बिहार में, तो उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे कहीं पे जो है इडली डोसा हो गया, तो उसका कुकिंग कंपटीशन भी हुआ करेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी इस तरीके की चीज़ें इसमें डाली गई हैं। और वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर वाली बात भी इसमें करी गई है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। मिड डे मील की जो ये अब पीएम पोषण स्कीम हो गया उसमें, साथ ही साथ जो महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा इस स्कीम के कार्यान्वयन में। ठीक, और लोकल इकोनॉमिक ट्रेडिशनल फूड आइटम्स भी इसमें लोकली ग्रोन जो है उनको ट्रेडिशनल फूड आइटम्स भी दिए जाएंगे बच्चों को। ठीक, फील्ड विजिट भी जो है होगी ताकि निगरानी अच्छे से हो सके, इंस्पेक्शन अच्छे से हो सके। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं, फील्ड विजिट जाएं, देखें कैसे कैसे ये स्कीम जो है चल रही है। उनके अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी, और एक जो होता है ना समुदाय के सोसाइटी के लिए भी कुछ, समुदाय के लिए सोसाइटी के लिए भी कुछ कर गुजरने की उनके अंदर भी एक प्रेरणा आएगी। ठीक, ऑल्सो ट्रेनी टीचर्स जो होते हैं रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन के या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के, उन सबकी भी फील्ड विजिट होगी। ठीक, मिड डे मील स्कीम क्या थी पहले, जैसे मैंने आप लोग को बताया ये प्रोग्राम था, इसमें न्यूट्रिशन स्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए स्कूल एज चिल्ड्रन की नेशन वाइड, उसके लिए खाना वाना दिया जाता था एक समय का, और इसलिए भी होता था कि बच्चे स्कूल में आए। ठीक है ना, डिटेंशन एनरोलमेंट भी जो है, एनरोलमेंट के बाद रिटेंशन भी बना रहे, इसके लिए भी था ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 1995 से स्टार्ट की गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम था, जिसका गोल था कि सार्वभौमिक रूप से प्राइमरी एजुकेशन जो है सभी बच्चों को मिले। प्रोग्राम में फ्री लंचेस दिए जाते थे वर्किंग डे पे चिल्ड्रन की प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, और लोकल बॉडी एजुकेशन गारंटी इसमें स्कीम रहती थी। और ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर जैसे मदरसा हो गया, मकतब हो गए, सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते थे। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल,
भी रन किया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, वो भी इसके अंतर्गत आता था। मिड डे मील स्कीम जो है इसकी अगर लीगल वो देखा जाए तो किसके अंतर्गत ये जो है आता था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसका जो है एक लीगल बैकिंग होती थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछता है एजुकेशन से संबंधित कोई ना कोई स्कीम के बारे में, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है विस्तार से बताया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है डिजी सक्षम, यानी कि डिजिटली जो है आपको कारोबार करना आना चाहिए, तो उसके लिए कैपेबल बनाना है, तो ये डिजी सक्षम नाम से एक नया जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान से सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा डिजी सक्षम लॉन्च किया गया है। ठीक, 30 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी युवा है उसका जो है रोजगार जो है अच्छे से मिल सके, इसलिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट है कि उसको जो है प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से, डिजिटल के जो भी स्किल्स होते हैं उसमें उसको निपुण होना जरूरी है। ठीक, तो इसीलिए डिजी सक्षम जो है स्कीम लाया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और आपका लेबर के द्वारा, याद रहेगा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर वो अलग होता है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका लेबर और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच में ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जो ये लोग मिलकर करा रहे हैं। युवा जो भी हैं, अभी देखिए एक स्कीम चल रही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीएमजी दिशा, है ना। इसमें क्या है, रूरल में जो यूथ है उनके लिए डिजिटल साक्षरता कराने वाली चीज़ है, तो वो उसके साथ ही साथ ये भी और चल रहा है। ठीक, ये भी मतलब अलग से एक प्रोग्राम इसके सप्लीमेंट में दिया गया है। डिजी सक्षम इनिशिएटिव जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 3 टाइप की प्रशिक्षण इसमें दिए जाएंगे, डिजिटल स्किल दिए जाएंगे। ठीक, अपने हिसाब से जो है अपनी स्पीड के हिसाब से लर्न करना चालू करें। विल्ट मोड में ट्रेनिंग होगी, यानी कि वर्चुअल इंस्ट्रक्टर होगा। ठीक, आप वेबसाइट पे जाइए माइक्रोसॉफ्ट की, तो जैसे कुछ जो है खुद से वो ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स को देता रहेगा, और इंस्ट्रक्टर लेड भी है, यानी कि जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वैसे वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई प्रशिक्षण देगा कि डिजिटल सक्षम बन जाओ भैया। ठीक, ये इनिशिएटिव यही है कि 1 करोड़ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक बार जरूर पढ़ लेना अलग से। इसमें क्या है कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग जॉब दे सकते हैं, वो लोग आते हैं और अपना अपना जिसको जो सही लगे ढूंढ के अपना जॉब में जो है परस्यू कर सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे इस पे जाके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जॉब सीकर्स को, किसमें, जावा स्क्रिप्ट, डाटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल, ठीक है ना, पावर, ये बाय HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे, ताकि डिजिटल इकोनॉमी में आप आगे बढ़ सके। डिजी सक्षम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, इन द फील्ड बाय आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया। ठीक, इसके द्वारा तो कार्यान्वित किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट एज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो सके नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस का, जॉब मैचिंग और वोकेशनल ये अच्छे से हो सके। क्योंकि देखो डिजिटली आप लोग को स्किल कई सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो नहीं आती है आपको, खाली वो कॉलेज की डिग्री आपके हाथ में, तो उससे काम अभी चलने वाला नहीं है। नेशनल कैरियर सर्विस जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे जो है 2015 में इसको चालू किया था। ठीक, जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं पोर्टल पे वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो भी ट्रेनिंग वेनिंग ये सब दी जाएगी, और फॉर ऑल द स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, सबके लिए फ्री है। ठीक, और ये पोर्टल जो है ये आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम कैरियर सेंटर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जिसको बोलते हैं, रोजगार वाले, और जो है कॉमन सर्विस सेंटर CSC जैसे होते हैं, जो सामान्य सेवा केंद्र जो होते हैं, पोस्ट ऑफिसेस, मोबाइल डिवाइसेस, साइबर कैफ़े, कहीं से भी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, आप भी कर सकते हैं उनके साथ में अपने को रोजगार दिलाने में। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, यूनियन हो गई, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और कई सारे स्टेट्स हैं। अब कई सारी स्टेट्स को क्या है कि गैडगिल एक फॉर्मूला बनाया गया कि जो भी हम यूनियन गवर्नमेंट, जैसे वो आप लोगों ने सुना होगा कि फाइनेंस कमीशन बोलती है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बोलती है कि भैया 41% जो है, जो भी नेट प्रोसीड्स आती हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास, तो 41%
जो है इनके स्टेट्स के बीच में बांट दो। ठीक, अब जो कमज़ोर स्टेट हैं, ठीक, किसी कारणवश, जैसे वो भौगोलिक भी हो सकता है, वो सामाजिक भी हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप जो है इनको किसी को ज़्यादा दे दो, किसी को कम दे दो। ठीक, वित्तीय जो कमीशन है आपका, फाइनेंस कमीशन ये बताता है ना, वैसे ही जो है और भी कई जगह जब प्लानिंग पहले होती थी, जैसे कि अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, पहले प्लानिंग कमीशन था, तो जो है कई सारे ऐसे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो स्टेट्स कमज़ोर होते थे, तो उनको जो है कुछ प्लानिंग में भी जो है अपना यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा तरजीह दिया था, स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता था। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला, ये गैडगिल फार्मूला बनाया गया था। ठीक, और क्या क्या कंडीशन थी वो बताऊंगा अभी। तो उसके लिए उस श्रेणी को बोला जाता था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स, और बाकी स्टेट्स आते थे जनरल कैटेगरी में। ठीक, तो एक तरीके से एक था जो लोग ज़्यादा गिरे हुए हैं अभी स्टेट्स, उनको उठाओ और समान लेवल पे ला सको सभी। ठीक, तो ये अभी बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए हमने ये भूले नहीं है, हमको अभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, जो कि आपको नीतीश कुमार जी की बहुत टाइम से डिमांड थी, बीजेपी के साथ जब नहीं थे तब भी थी, अब आ गए तो अब वो कह रहे हैं कि हम भूले नहीं, हमको अभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, इसलिए न्यूज़ में था। खैर, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, पहले भी कई बार बताया। देखिए, पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट आया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला। ठीक, ये संविधान में मेंशन नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, गैडगिल फार्मूला पे बेस्ड है, जिसके कुछ पैरामीटर हैं कि भैया पहाड़ी इलाके वाला स्टेट होना चाहिए, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक, साथ ही साथ लो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का घनत्व कम होना चाहिए, और ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो आदिवासी की होनी चाहिए, जनजातीय होनी चाहिए, ये भी एक पैरामीटर है। एक सामरिक रणनीतिक लोकेशन होनी चाहिए, जैसे कि बॉर्डर के पास में हो, नागालैंड हो गया, ठीक, आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक, बॉर्डर पर हो और नेबरिंग कंट्रीज के साथ में बॉर्डरिंग कर रहा हो, तो वो भी ये उनको भी उन स्टेट्स पे भी थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में उनको लाया जा सकता है। साथ ही साथ आर्थिक और जो बुनियादी ढांचा है वो काफ़ी बैकवर्ड हो, जैसे कि बिहार में है। ठीक है, और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी कि वित्तीय जो स्थिति है राज्यों की, वो जो है बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, कुछ सपोर्ट की उनको ज़रूरत है, इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में एक ये पैरामीटर भी, मापदंड भी जोड़ा गया है। ठीक, तो ये एक वर्गीकरण जो किया गया सेंटर के द्वारा में, ये इसीलिए था कि भैया हेल्प करी जाए विकास में आपका उन स्टेट्स में जो कि भौगोलिक या फिर सामाजिक आर्थिक रूप से डिसएडवांटेज यानी किसी नुकसान में है। ये डिसीजन कि भैया ग्रांट करना है किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या नहीं करना है, ये पहले पहले प्लानिंग कमीशन बॉडी थी, और उससे जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था, उसके ऊपर वो देता था। लेकिन अब तो ये तो है ही नहीं, तो अब नीति आयोग ने, जिसने प्लानिंग कमीशन अब कर लिया रिप्लेस, वो जो है उसके पास कोई पावर है नहीं कि भैया वो एलोकेट फंड कर सके स्टेट्स को इस कैटेगरी के अंदर। तो अब होता क्या है फाइनली, अब अगर ग्राउंड पे देखो, अगर आप समझो, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसमें रूलिंग पार्टी, उसी की मतलब अपना विवेकाधिकार है, डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको जो है स्पेशल फेवर दे सकता है स्टेट्स को। ठीक, पहली बार जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था वो किस स्टेट को दिया गया था 1969 में जब चालू हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, नागालैंड को। ठीक, और उसके बाद 8 और स्टेट जुड़ चुके हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। अब इन स्टेट्स को आप देखते हुए आपको लगता है कि बिहार को भी इसमें आना चाहिए। ठीक है ना, अभी इनको जो है उस पर भी दिखाऊंगा मैप पे क्या क्या स्पेशल बेनिफिट क्या क्या मिलता है। भैया प्लानिंग, फाइनेंस, जो भी पैसा उसे मिल रहा है वो ज़्यादा मिलेगा, मेन चीज़ ये है, समझ लो सामान उसमें आसान भाषा में। और जो भी पैसा जो ऊपर से, जैसे मैंने आप लोग बताया था ना कि नेट प्रोसीड 41% अगर फाइनेंस कमीशन बोलता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा इन स्टेट्स को मिल जाए जनरल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट्स के कंपैरिजन में। किस फॉर्मूला पे बेस्ड है? गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ठीक, एक सिंपल सा इसमें ये है कि स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट जो होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% ग्रांट देती है, यानी कि अनुदान, तो मतलब उनको पैसा वापस करना नहीं इन स्टेट्स को, 10% सिर्फ लोन होता है। ठीक है ना, और आपका मोरोवर इसके अलावा देखा जाए तो काफ़ी फाइनेंस कमीशन भी जो पैसा जो है डिवॉल्व करता है, आपका हस्तांतरित करता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है आप इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है।
ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए मैप पे ये बने हुए हैं। ठीक, ये रहा आपका बिहार जो मांग रहा है इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भैया जल जीवन मिशन ऐप, मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता है जल जीवन मिशन क्या है कि पूरे भारतवर्ष में, ठीक, और अभी मैंने आप लोगों को अच्छा बताया भी था कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो है पूरा तरीके से जो है वो हो गया है, अब टैप से वाटर, टोटी से वो पानी जो है टंकी से आप सीधे पानी निकाल के पी सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। जल जीवन मिशन का मेन उद्देश्य यही है, ठीक, तो पूरे भारतवर्ष में करना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और जो है ये इसके लिए अभी मोदी जी क्या करेंगे कि 2 अक्टूबर को ये एक तो ऐप लॉन्च, कई लोगों से, ग्राम पंचायतों से, पानी समितियों से, ठीक है ना, पानी समिति बना दी है उन्होंने, और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बना दी हैं, उन सबसे जाके बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन भैया लॉन्च कर देंगे कि भैया कहाँ कहाँ हो गया है, क्या क्या जागरूक बनाना, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और लॉन्च करनी है, राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ठीक, ये कोष क्या है? कोष मतलब फंड, और फंड में हमारे जैसे और कई लोग जो भी जल जीवन मिशन को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी तरफ से जो भी जो है पैसा डोनेट करना चाहता है वो उस कोष में डाल सकता है। तो गवर्नमेंट ने मतलब टैक्स नहीं मिल रहा है तो ऐसे मांग लो पैसा, देंगे हम ही से ही पैसा। तो बात ये है हमारे लिए, हमारी सर्वे के लिए जो है हमारे बस है उनको मैनेज करना है गवर्नमेंट को हमारी तरफ से। ठीक, तो ये जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च करेंगे और इससे जो है ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी और पारदर्शिता और जवाबदेही भी स्कीम के प्रति जो है लोगों की बढ़ेगी। ठीक, आपका कोष क्या है भैया? जो भी व्यक्तिगत जैसे और संस्थान हैं, कॉरपोरेट हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर से, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भैया टैप वाटर कनेक्शन हर गांव के हाउस होल्ड में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, हर जगह मिले। तो उसके लिए खुद से वो जो भी योगदान देना चाहें वो दे सकते हैं। नेशन वाइड जो ग्राम सभा हैं, ठीक, जल जीवन मिशन पे, उनको भी उनसे भी बातचीत करी जाएगी। विलेज वाटर एंड सिस्टम जो है कैसा रहे, लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी बनी रहे, इसके लिए ये जल जीवन मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी समिति यानी कि जल समितियाँ और जो है आपका विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्या है कि रूट लेवल पे ही आपने ये समितियाँ बना दी तो वहाँ से ही, क्योंकि मेन काम तो ग्राउंड लेवल पे ही होना है, तो वहाँ पे अगर आपने इस तरीके से कुछ समितियाँ बनाकर एक काम को मतलब स्कीम को एक जो है ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। सुशासन, शासन को सुशासन में बदलता है, यानी कि गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में चेंज करता है। तो अब ये पानी समितियाँ जो है क्या भैया योजना बनाएगा, कैसे कार्यान्वित होना है, प्रशासन देखेगा, प्रबंधन देखेगा, ऑपरेशन, संचालन, मेंटेनेंस जो है विलेज में वाटर सप्लाई का, ये सारी चीज़ें देखता है। क्लीन टैप वाटर हर घर से निकले, रेगुलर तरीके से निकले, लॉन्ग टर्म बेसिस में निकले, इसके लिए पानी समितियाँ अपना काम करता रहता है। ठीक, 6 लाख से ज़्यादा गांव है, वहाँ हर जगह पानी समितियाँ फिर VWSC जो है कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं करीबन 3.5 लाख जो है गांव में। ठीक, और इसमें 7.1 लाख वीमेन जो है ट्रेन किए गए हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक करने के लिए, पानी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए फील्ड टेस्ट किट्स जो है महिलाओं को दी गई है। जल जीवन मिशन के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है हर घर में क्लीन टैप वाटर, ठीक है ना, हर घर में नल का पानी, स्वच्छ पानी जो है उपलब्ध कराने की बात करी गई थी। और इसमें जो है जो पहले तो रूरल हाउस होल्ड का जो बात है कि टैप वाटर सप्लाई 17% जो है सब जगह पहुंचना चाहिए। जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। पाइप्ड वाटर हर घर में देना है, हर घर में बोल रहा है। ठीक, और मिशन का गोल ये है कि हर घर जो रूरल इंडिया में सेफ एडिक्वेट वाटर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को देना 2024 तक। वो ये टारगेट ईयर क्या है? 2024 है इसका। ठीक, और इसमें कम्युनिटी अप्रोच रखा है, यानी कि दृष्टिकोण जो है सामुदायिक रहेगा वाटर का, क्योंकि सबको काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे पानी ऐसा नहीं है कि आपने अपने यहाँ टंकी में भर लिया तो बस उसी से जो है पानी की सुरक्षा आपकी हो गई। पूरे सोसाइटी को चाहिए तो सोसाइटी को लगना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो मिशन है इसमें इंफॉर्मेशन, जागरूकता फैलानी है, सबको जागरूक बनाना है और हर इसको जो है एक जन का आंदोलन बनाना है। ठीक है, सबकी जो है इसमें प्राथमिकता होनी चाहिए, इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस से संबंधित मलेरिया रोधी प्रतिरोधक, यानी कि एंटी मलेरियल जो ड्रग होती है वो उससे रेजिस्टेंस हो गए। ठीक, फैल्सीफरम मलेरिया जैसे होता है आपका, अभी रिसेंट ईयर में देखा गया है
कि आर्टेमिसिनिन जो है, जो कि एक कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है फैल्सीपरम मलेरिया को ठीक करने के लिए, ठीक, तो वो ड्रग अब काम नहीं कर रही है। ये ड्रग जो है अब बेअसर हो गई है, सिंपल आसान भाषा में, ठीक। कॉम्बिनेशन ड्रग है, यानी कि ये एक तो आर्टेमिसिनिन के साथ में एक एसपी होता है, सल्फर करके एक है, तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन में अब जब दिया जा रहा है मलेरियल फैल्सीपरम वाले को सही करने के लिए, तो भैया बेअसर हो गई है ड्रग असर नहीं कर रही है, यानी कि कुछ उत्परिवर्तन, कुछ म्यूटेशन जो है जीवाणु ने अपना कर लिया है। अब ये बात कहाँ छपी थी? न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन जो है वहाँ पे पब्लिश करी गई थी। एविडेंस देखा गया आर्टेमिसिनिन और रेजिस्टेंट मलेरिया हो गया अफ्रीका में, ठीक। नॉर्दर्न युगांडा में देखा गया कि म्यूटेशन, कुछ उत्परिवर्तन किया गया है, ठीक। और आर्टेमिसिनिन जो है ईस्ट अफ्रीका हो गया में अब ये रेजिस्टेंस आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा चिंता वाला विषय बन चुका है। आर्टेमिसिनिन जो बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है, इसमें पहले देखिए भारत में क्या हुआ था कि फेलियर हुआ क्लोरोक्विन का, जो पी फैल्सीपरम जो आपका मलेरिया है इसको नहीं सही कर पा रहा था क्लोरोक्विन, ठीक। तो भारत ने शिफ्ट किया फिर आर्टेमिसिनिन बेस्ड पर, ठीक है ना। आपका 117 जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। आकांक्षी नहीं डिस्ट्रिक्ट है, अलग से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फैल्सीपरम का बर्डन ज़्यादा था 2008 में, ठीक। इसमें 2010 में क्या हुआ कि आर्टेसुनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पायरीमेथेनामाइन जो है, इसको जो है पूरा यूनिवर्सली जो है लाया भारत में। फिर 2013 में लेकिन ये देखा गया कि भैया रेजिस्टेंस हो गया। पार्टनर ड्रग जो है एसपी से संबंधित 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कोई असर ही नहीं कर रही थी, तो फिर जो आर्टेसुनेट तो रहा, लेकिन ये सल्फाडॉक्सिन पैरामेथामाइन जो है इसको हटा दिया गया। आर्थेमेथर ल्यूमेफेंट्राइन को फिर यूज़ करने लगे। तो कॉम्बिनेशन जो ड्रग दिया जा रहा था तो उसमें एसपी वाला जो है उससे रेजिस्टेंस हो रहा है, तो उसको हटा दिया गया। फिर अभी इस समय देखा जाए तो अभी तो बात जो हम लोग बता रहे हैं जो आई है कि भैया आर्टेमिसिनिन बेअसर हो गई, वो अफ्रीका के बता रहे हैं, लेकिन हम चिंतित क्यों हैं? क्योंकि भारत में कई सारे कॉम्बिनेशन आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव के चल रहे हैं, अभी जो है रजिस्टर्ड है इंडिया में। आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी फेलियर इंडिया में भी हुआ, ठीक। 2019 में देखा जाए तो एक रिपोर्ट आई कि जो पूर्वी भारत है उसमें 2 म्यूटेशन हो गए पी फैल्सीपरम केसेस में, जिसमें आर्टेमिसिनिन जो है वो बेअसर हो गई। फिर 2021 में आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है फेलियर हो गई सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और इन सब जगहों पर। पार्टनर ड्रग जो एसपी थी, ठीक है ना, उसमें ट्रिपल म्यूटेशन हो गया आर्टेमिसिनिन वाइल्ड टाइप के साथ में। तो भैया ये फेलियर जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी पे हो, ये जरूरी नहीं कि आर्टेमिसिनिन सही हो, एसपी भी इसमें एसपी पे भी हो सकता है, लेकिन भैया कॉम्बिनेशन में तो देना पड़ता है ना दवाई। ये अकेले आर्टेमिसिनिन देने से तो होगी नहीं, ठीक है दवा, तो चिंता का विषय तो है ही है। तो अब यहाँ पर जो पार्टनर ड्रग है वो चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पे चेंज किया था। क्या चेंज किया था कि आर्टेसुनेट प्लस सल्फाडॉक्साइन पैरीमेथेनाइन, ये अब इसमें इसकी वजह से उत्परिवर्तन होने लगा, तो उसको हटा के फिर हमने क्या किया, आर्थेमेटर ल्यूमेफ्रेंट्राइन लेके आ गए थे ना, वैसे ही अब हमको यहाँ पर जो है आर्टेमिसिनिन के साथ में भी करना पड़ेगा, ठीक। अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी है कि क्लोरोक्विन जो है काफ़ी इफेक्टिव थी सभी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इंडिया में, बट अब नहीं है। फैल्सीपरम मलेरिया को ट्रीट नहीं कर पा रहा है क्लोरोक्विनिन, ठीक। और इसमें कुछ रिपोर्ट ये भी दी गई है कि क्लोरोक्विनिन जो है पी विवैक्स मलेरिया को भी ठीक नहीं कर पा रहा है भारत में, ठीक। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोक्विनिन रेजिस्टेंस म्यूटेशन जो है विवैक्स डोमिनेटेड में, ये चिंता का विषय है और उसको लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है। उपरोक्त औषधि के प्रतिरोध का इतिहास, ड्रग रेजिस्टेंस देखा जाए तो 1950 में क्लोरोक्विनिन रेजिस्टेंस आया था नज़र में। क्लोरोक्विनिन हो गया, पायरीमेथेनामाइन हो गया रेजिस्टेंस जो है एसपी के साथ वाला, ये साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया। और फॉलोइंग द माइग्रेशन तो फिर इसके बाद इंडिया में आ गया, फिर अफ्रीका में आ गया। इसके काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंस परिणाम थे विनाशकारी थे। इसी तरीके से आर्टेमिसिनिन रेजिस्टेंस जो आता है, आ रहा है 6 आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, तो अब ये जैसे पहले भारत में आ गया था वैसे अभी भी भारत और अफ्रीका में आ सकता है ज़्यादा व्यापक रूप से। और अभी तो 1-2 केसेस आ रहे हैं, आगे देखा जाएगा। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट कि हमें जो जैसे क्लोरोक्विनिन जैसे भारत में बेअसर हो गया, वैसे हो सकता है कि आर्टेमिसिनिन भी बेअसर हो जाए। तो अभी समय ये है कि हमें मॉलिक्यूलर मलेरिया सर्वेलेंस करना चाहिए। मॉलिक्यूलर मलेरिया सर्वेलेंस में ये होगा कि जो भी मलेरिया फैल्सीपरम हो, विवैक्स हो,
तो उनके थ्रू जो उनका डीएनए स्ट्रक्चर निकाल के हम देखते रहें भैया, चेक करते रहें कि जो है उनमें क्या म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर म्यूटेशन हो रहा है तो फिर हम अपनी दवाइयाँ कुछ और चेक करें कि भैया ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है ना, उनके अंदर उत्परिवर्तन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए अब तैयार रहना होगा, मॉलिक्यूलर मलेरिया सर्वेलेंस को बैठाना होगा। ठीक, और इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इस पर हम लोग की नज़र रहती है। देखिए, गुलाब चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो गुलाब है, इससे संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आप लोग को बताना है। गुलाब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और उसका नाम जो है बांग्लादेश ने दिया था। ये मैं आप लोग पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि जो भारत के जो इंडियन ओशन है उसमें आपका अरब सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, ये सारे जो भी इंडियन ओशन से सटे हुए देश हैं, वो साइक्लोन के क्या नाम होंगे आगे आने वाले साइक्लोन के नाम, और वो नाम कुछ कॉमन नेम होने चाहिए ताकि लोगों को अच्छे समझ में भी आ सके, डिस्टिंक्शन भी हो सके कि हाँ ये साइक्लोन अलग था, वो साइक्लोन अलग था। टेक्निकल नेम देते हैं, जैसे कि आपने देखा ना कोविड में कि 1.6.7 ये ऐसे करके जगह उसकी जगह उन्होंने बता दिया नहीं ये डेल्टा है। डेल्टा याद करना आसान ना, तो वैसे यहाँ पे भी इन इंडियन ओशियन में जो है आपका जो चक्रवात आ रहे हैं उनके नाम कुछ जो वहाँ पे व्यवस्थित जो स्थित आपके देश हैं वो लोग नाम देते हैं, आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम चलता जाता है। तो साइक्लोन गुलाब जो नाम दिया गया ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। साइक्लोन गुलाब जो है ये तीसरा साइक्लोन है इस 21वीं सदी का, जो कि सितंबर में आ गया। अब क्या होता है कि जो साइक्लोन के दो चक्र चलते हैं, एक तो मानसून से पहले, मानसून का टाइमिंग हमारे यहाँ जो मौसम विभाग है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या बताता है 15 जून से आपका जो है 15 सितंबर या फिर जून से सितंबर है, इस तरीके से। ठीक, तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो साइक्लोन आते हैं चाहे वो अरब सागर में आए या बे ऑफ बंगाल में आए, ठीक, तो वो आते हैं या तो मानसून से पहले या फिर मानसून के बाद, लेकिन सितंबर में कभी कभार आ जाता है। ठीक, या फिर मतलब मानसून के टाइम पे भी कभी कभार आ जाता है। तो उसी में ही गुलाब भी जो है 21वीं सदी में कहा जा रहा है कि तीसरा, 21वीं सदी कब से चालू हुई है 2000 से, ठीक है ना, सन 2000 से। तो तीसरा ये साइक्लोन ऐसा है जिसने लैंडफॉल किया पूर्वी तट से, मतलब इस तरीके से आपका सितंबर में। ठीक, इससे पहले साइक्लोन डाई और साइक्लोन प्यार जो है 2005 और 18 में आ चुका है। साइक्लोन गुलाब जो है ये लैंडफॉल इसने किया इंडिया के पूर्वी तट पे, और फिर ये मतलब कमज़ोर एक अवसाद में बदल गया। तो ये देखिए यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। गुलाब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बांग्लादेश ने इसका नाम नहीं दिया, किसने नाम दिया है बताइए कमेंट करके, ये वाली चीज़। ठीक, और इसी के साथ में गुलाब के बाद में साइक्लोन शाहीन नाम का एक जो है साइक्लोन बन सकता है गुलाब से ही अलग होकर, ठीक, अरब सागर में, ठीक है ना, एक रेमनेंट हो सकता है। देखिए जब ये भारत का ये जो प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर इंडिया है, तो जब ये यहाँ से चक्रवात आया तो ये दो हिस्सों में बदल जाता है। ठीक, बे बंगाल वाला तो हमें गुलाब के नाम से पता लग गया, अब ये हो सकता है कि ये जो घूमते घूमते ये जो है अरब सागर में शाहीन जो है एक साइक्लोन में बदल जाए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, इंडिया जो है बाई एनुअल, वो मैंने आप लोग बता दिया, मानसून से पहले मानसून के बाद, कभी कभी जो सितंबर जून के बीच में भी आ जाता है साइक्लोन, तो वो एक अपवाद होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन पर जो है जो भी कंट्री इस रीजन में है, इंडियन ओशन वाले रीजन में, वो साइक्लोन के नाम देता है। नदर्न इंडियन ओशन रीजन में, बंगाल, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में। ठीक, 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान भी है, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, येमन। बताइए कौन सा रह गया, मैप बुक निकालिए तभी आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है क्वेश्चन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W करके एक ये इनिशिएटिव है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, उसके रिलेटेड कौन से कथन सही है पूछा गया। B3W जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपका बुनियादी ढांचे वाला इनिशिएटिव है, जो ग्रुप ऑफ 7 रिचेस्ट डेमोक्रेसी हैं उन्होंने चालू किया, अनाउंस किया है आपका इस इनिशिएटिव को जून 2021 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। B3 इनिशिएटिव जो है एक तरीके से यूएस के द्वारा इनिशिएटिव है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है कमेंट करके बताइए। यूएस का इनिशिएटिव है, वो काउंटर करना चाहता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
ये B3W जो है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है, ये एक इसका मतलब मेन उद्देश्य है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है काउंटर करना चाहता है। कहीं सही है गलत है बताइए। यूएस के ऑफिशियल ने ये कहा है कि लैटिन अमेरिका, ठीक, आपका सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ के बोला जाता है, और वहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल प्रोजेक्ट हो सकते हैं बिल्ड बैक बेटर के इनिशिएटिव के अंतर्गत, वो इन्होंने जो है विजिट करके मतलब पता लगा रहे हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे सही है। बिल्ड बैक बेटर प्लान जो है ये कोविड रिलीफ में मतलब इसमें प्रोवाइड करी जाएगी। भविष्य में जो भी आर्थिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज जो प्रपोज किए जाएंगे G7 कंट्रीज़ के द्वारा विकासशील और लोअर इनकम कंट्रीज़ के लिए, वो भी इसमें दिए जाएंगे, ठीक। और इसका प्रोजेक्ट का ये लॉन्च किया गया था हालांकि वैसे 2013 में। इसका मेन एम यही है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन जो भी वस्तु हैं उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एनर्जी लोगों को मिले, ठीक, कैपेसिटी जो है अच्छे से अच्छी की जा सके डिमांड के लिए। चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर प्रोग्राम जो है G7 के द्वारा लाया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, चाइना काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन सब जगहों पे, तो उसको काउंटर तो करना ही है, नहीं तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है चाइना की ये चीज़। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा कर। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।